बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं और जैसा कि उसकी प्रथम पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय और उसका प्रथम अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा स्थल जो था वो सबसे पहले खोजा हुआ स्थल था। यानी ये जो पूरी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था उसमें सबसे पहले हड़प्पा उत्खनन में पाया गया था। लेकिन इसमें से ईंटों को चुरा के ले जाया गया और उससे ये जो पूरा का पूरा शहर था वो समाप्त हो गया और इसकी जो विशिष्ट संरचनाएं थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने भी 1875 में अपने लेख में लिखा है कि इस स्थल से इतनी सारी ईंटों को चुरा के ले जाया गया कि अगर उन ईंटों का उपयोग किया जाता तो 100 मील लंबी रेल लाइन बिछ सकती थी। यानी उन्होंने बताया कि लाहौर से लेके और मुल्तान तक रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटें पर्याप्त होती, जबकि इसकी बजाय मोहनजोदड़ो जो स्थल था वो अधिक संरक्षित रहा, वो ठीक रहा, उसकी संरचनाएं ठीक रहीं। मोहनजोदड़ो बात करें तो एक बहुत ही नियोजित शहर था, यानी प्लानिंग से बसाया हुआ शहर था। ये नियोजित शहरी केंद्र था, यानी पहले इसकी बस्ती का नियोजन किया गया, प्लानिंग की गई और उसके बाद में इस बस्ती को बसाया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थलों में से एक माना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी वो 2 भागों में विभाजित थी, यानी इसके बस्ती के 2 भाग थे, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। जो छोटा भाग था वो दुर्ग था और जो बड़ा भाग था वो निचला शहर था। निचला शहर, ये जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बसा हुआ था। एक चबूतरे बना करके उस चबूतरे के ऊपर इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। अब इसमें रहता कौन होगा? ऐसे माना जाता है कि शायद उस समय कोई राजा होता होगा, वो रहता होगा, उसके मंत्री रहते होंगे, अधिकारी रहते होंगे, इस प्रकार की मान्यता की गई है। लेकिन वास्तविकता में पता नहीं है कि इसमें कौन रहता होगा। देखिए, ये जो दुर्ग था वो पश्चिमी भाग में होता था और निचला शहर जो है वो पूर्वी भाग में स्थित होता था। इस दुर्ग की जो संरचनाएं हैं वो कच्ची ईंटें का चबूतरा मिला है, नीचे कच्ची ईंटों का एक चबूतरा था और उसके ऊपर संरचनाएं मिली हैं। और ये जो दुर्ग था ये विशाल दीवार के द्वारा इसका घेराव किया हुआ था। इसमें संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों के ऊपर बनी थी। कोई भी बिल्डिंग अगर बनी हुई थी तो वो कच्ची ईंटें पहले नीचे बिछाई हुई थी और उसके ऊपर इस जो संरचनाएं थी उनका निर्माण किया गया था। और इसका जो इसको दुर्ग को इस निचले शहर से अलग करने के लिए एक दीवार का घेरा लगा हुआ था। बड़ी सारी दीवार होती थी, उससे इस दुर्ग को निचले शहर से अलग किया हुआ होता था। अब बात करें अपन निचले शहर की, उससे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में एक आपको चित्र दिया हुआ है पुस्तक में, वो चित्र के बारे में बताता हूं। देखिए, ये दुर्ग है, ये पूरा का पूरा जो आपको बताया हुआ है ये दुर्ग है, ये पश्चिमी भाग में है और ये निचला शहर है। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा पूर्वी भाग में स्थित है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में दुर्ग और पूर्वी भाग में निचला शहर। अब देखिए, इसमें जगह जगह पे आप सोचेंगे कि ये क्या है, डी के ए क्षेत्र, डी के बी क्षेत्र, डी के जी क्षेत्र, इस प्रकार से इसमें लिखे हुए हैं। डी के का मतलब है यहाँ पर, डी के उस पुराविज्ञानी का नाम है जिसने इस क्षेत्र को खुदवाया था, उत्खनन करवाया था, इसका पता लगा था। और ए यानी उसके द्वारा कई क्षेत्र खोजे गए, तो उनमें से जो पहला क्षेत्र था वो ए था। डीके ने जो दूसरा क्षेत्र खोजा था, खुदवाया था, वो बी था। इस प्रकार से डीके ने सी भी खुदवाया था, डीके ने ई भी खुदवाया था, डीके ने जी तक के
क्षेत्र खुदवाए थे। इसके अलावा और भी है, जैसे जीएफ है, उन्होंने डी क्षेत्र जो खुदवाया वो है उनका। ऐसे ही वीएस ने बी क्षेत्र खुदवाया वो है। एचआर है, उसने ए क्षेत्र खुदवाया। ये जो इसमें पहले हैं ये पुराविज्ञानियों के नाम हैं और ये क्षेत्र का क्रमांक है, जैसे ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि नक्शे पर रोमन लिपि के आधार पर विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करवाई। इसी प्रकार से इस स्थल में भी आईईएम क्षेत्र है, एसीसी क्षेत्र है, एल क्षेत्र है। ये सारे के सारे उन पुराविज्ञानियों के शॉर्ट नेम हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों का उत्खनन करवाया। अब हम निचले शहर में चलते हैं और ये जो शहर है, ये जो दुर्ग वाला जो क्षेत्र था उससे काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे लोग इसमें रहते थे, ये आवास बने हुए थे इसमें। लेकिन ये जो क्षेत्र था वो नीचे था। वो जो दुर्ग वाला क्षेत्र था वो चबूतरे पे था, ऊंचाई पे बना हुआ था, और निचला क्षेत्र उसकी अपेक्षा थोड़ा नीचाई पर था। इसमें बहुत सारे आवास थे। ये क्षेत्र भी, ये पूरा क्षेत्र भी मैंने आपको बताया कि ये भी दीवार द्वारा पूरा का पूरा क्षेत्र घेरा हुआ था। इसमें भी कुछ भवन ऐसे थे जो ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे, लेकिन फिर भी कई भवन इसमें भी ऊंचे चबूतरों की नींव पर बने हुए थे। इस क्षेत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनमें एक जो बहुत शानदार व्यवस्था है, जो आज भी जिसको सराहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उस समय भी ऐसी व्यवस्था रही होगी, जो एक बहुत आश्चर्य की बात है, वो है वहां की नियोजित जल निकासी प्रणाली, जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठी थी। देखिए, जो आवास थे, जैसे कोई भी आवास था, उन आवासों से नालियां निकलती थी और वो गलियों की जो नाला था उससे जाकर के मिलती थी। ये आवास की जो नालियां हैं, इनके यहाँ जैसे इस गली की नाली तक ये पहुंचती थी, इस आवास से निकलने वाली जो नाली थी वो यहाँ पर एक मलकुंड होता था, और इससे निकला हुआ जो ठोस पदार्थ है वो इस मलकुंड के अंदर रुक जाता था, यहाँ पे वो इकट्ठा होता जाता था। इसके बाद में जो गंदा पानी होता था वो गली की नाली के अंदर आ जाता था, और वहाँ से जो मुख्य नाला होता था उसमें होता हुआ वो शहर से बाहर चला जाता था। इसमें यानी ये जो गली की नाली है और जो मुख्य नाला है, इन दोनों के अंदर जगह जगह पर चूने के पत्थर के ढक्कन लगे हुए मिले हैं। वहाँ उनके पास में कचरे के ढेर भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि समय समय पर इन ढक्कनों को हटा करके इन नालों की सफाई की जाती होगी, और वहाँ पर बगल में उस कचरे को इकट्ठा किया जाता होगा। ये रेत के थोड़े छोटे छोटे से मलबे हैं, कचरे के हैं, टीले से हैं, वो यहाँ पर मिले हैं। अब इससे पहले एक बात और है कि इन नालियों को के साथ साथ गलियों को भी बनाकर फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। यानी उससे भी पूर्व वो जब ये जब नाले बनाते थे वो नालियों के साथ पहले गलियों को बनाते थे। यानी पहले गलियां, उसके साथ साथ नाले, और फिर उसके बगल में आवासों का निर्माण किया जाता था। इसकी जो सड़कें और जो नालियां थी वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी नालियां के साथ साथ सड़कें चलती थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी वो ग्रिड पद्धति से बनाई हुई थी। या ग्रिड पद्धति का यानी पहले प्लानिंग करना, पहले नक्शे पे अंकित करना किसी चीज को, और फिर उसके हिसाब से उस कार्य को कार्यान्वित करना, वो ग्रिड पद्धति है। और वो जो सड़कें और नालियां बनाते थे वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाते थे। पहले उसका नक्शा बनाते थे, फिर उसको उसी हिसाब से उसका निर्माण करवाते थे। पुनः हम दुर्ग पर चलते हैं। ये जो दुर्ग है, इसके अंदर कई ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, विशिष्ट हैं, और इसमें ऐसी भी संरचनाएं मिली हैं जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भी काम में ली जाती थी। यानी सबके लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए और उसकी पूरी आबादी के लिए काम में ली जाती थी। उन संरचनाओं में मुख्य रूप से एक तो माल गोदाम मिला है। माल गोदाम वो हो सकता है उसके अंदर पूरे शहर का जो खाने का सामान है या अन्य सामान है वो सारा इकट्ठा करके रखा जाता हो। ये जो माल गोदाम है वो उसका जो चबूतरा था वो कच्ची ईंटों का था,
और उसका ऊपर वाला भाग नहीं मिला है, चबूतरा ही मिला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला जो भाग था वो लकड़ी का बना हुआ हो और वो बाद में नष्ट हो गया हो। ईंटों से बने इसके निचले हिस्से ही शेष बचे हैं, ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी के बने होने के कारण नष्ट हो गए होंगे। इसके बाद में देखिए विशाल स्नानागार, यानी नहाने का, इंग्लिश में इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं बच्चों। ये आपको एक विशाल स्नानागार का चित्र बताया गया है। देखिए यह आंगन में बना हुआ एक स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो का है। इसके चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे गलियारे हैं, इसमें उतरने की इधर सीढ़ियां हैं, इधर कक्ष हैं इसके तीनों तरफ। इधर आप देखिए इसमें एक नाला है जिससे पानी इसमें से बाहर निकलता था। ये जो पूरा ईंटों से बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसको जिप्सम के गारे से इसको जलबद्ध किया हुआ है, यानी इसको जिप्सम के गारे से इसको पूरा लिपाई की गई, जिससे कि पानी इसमें से रिस करके ना बाहर निकल सके ना अंदर जा सके। देखिए पुनः आपको बताता हूं कि वो जो स्नानागार है उसके वो चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ है। उसके तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके उत्तरी भाग में और इसके दक्षिणी भाग में दोनों तरफ तल तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। फिर अपन देखें कि जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा करके और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसको जलबद्ध किया गया। टेक्निक देखिए आप उस समय की कि जिप्सम के गारे से उसको इस प्रकार से लिपाई की जाती थी कि वो पानी का रिसाव नहीं होता था, यानी उस समय तकनीकी कितनी उच्च स्तरीय थी। इसके तीनों ओर भी कक्ष बने हैं और उनमें से एक बड़ा कक्ष ऐसा भी है जिसमें एक बहुत बड़ा सारा कुआं है। इसके अलावा जलाशय का जो पानी था वो एक बड़े नाले में जाता था। मैंने आपको बताया था कि देखिए इधर एक बड़ा नाला है, इसमें से पानी इसमें से निकाला जाता था जब इसका पानी चेंज करना होता था, पानी को बदलना होता था तब। दूसरी ओर इसके 8 स्नानागार हैं और 8 स्नानागार इस प्रकार से हैं कि 4 इस तरफ हैं और 4 इस तरफ हैं। ये 4 एक तरफ और ये 4 दूसरी तरफ। और इन स्नानागारों की जो नालियां हैं वो इसके नाले से आकर के मिलती हैं, ऐसे इस नाले से आकर के इसकी नालियां मिलती हैं और जो गंदा पानी है वो इसके द्वारा बाहर निकल जाता था। ये स्नानागार एक गली के दोनों ओर 4-4 हैं। प्रत्येक स्नानागार की नालियां गली के नाले से आकर के मिलती हैं, जो सफाई करने का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये जो विशाल स्नानागार है, इसकी विशालता को देखते हुए विज्ञानियों ने यह अंदाजा लगाया है कि इसकी विशालता और इसका अनोखापन ये बताता है कि ये किसी अनुष्ठान के काम में आती होंगी, यानी ये अनुष्ठानिक स्नान के लिए होती होंगी। आज भी हम देखते हैं जैसे कि कोई पर्व होता है, कोई त्योहार ऐसे होते हैं जहां जल में स्नान करना होता है, तालाब में जाके स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है कि इस स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। सभी जने एक साथ आते होंगे, एक साथ स्नान करते होंगे बहुत सारे लोग, और वो त्योहार मनाया जाता होगा। अब देखिए गृह स्थापत्य, यानी उनकी घर कैसे होते थे, किस प्रकार से उनके आवास बनाए जाते थे, इसको हम देखेंगे। देखिए इसका एक चित्र है, आपकी पुस्तक में भी है। इस चित्र में बीच में आप देखिए एक ये आंगन है, इसमें बीच में एक आंगन का चित्र है बच्चों, ये रहा, ये यहां पर पूरा का पूरा ये आंगन है। और इस आंगन के इधर तरफ कमरे हैं, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे, 4 कमरे, 5, 6, 7, इस प्रकार से 8 ये कमरे हैं। उसके अलावा ये सीढ़ियां हैं यहां पर ऊपर चढ़ने के लिए, ये इसका मुख्य द्वार है यहां पर, और एक ये कमरा है जिसमें कुआं है। आंगन के चारों तरफ कमरे हैं, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि जैसे इसमें हम इधर से प्रवेश करते हैं तो आंगन सामने नहीं आता, यानी आंगन बगल में है, यानी रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को आंगन में
जो लोग हैं वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप में निजता पसंद करते थे, ना उनको बाहर वाला कोई आदमी देखे, ना वो किसी को देखें। देखिए, निचले शहर में आवासीय भवन के शानदार उदाहरण मिले हैं। भवनों के बीच में आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, और ये आंगन खाना बनाने अथवा कटाई करने के काम में लिया जाता होगा। जब मौसम बढ़िया होगा, यानी बारिश ना हो तब, शुष्क मौसम में या गर्म मौसम में, संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने का केंद्र था। गर्म और शुष्क मौसम में इस आंगन के अंदर ही खाना बनाते थे वो, या कटाई वगैरह का कार्य करते थे। इसके अलावा लोग अपनी एकांतता को या निजता को महत्व देते थे, क्योंकि जो भूमि तल की दीवारें हैं वो उनमें खिड़कियां नहीं है। जो नीचे की जो मंजिल थी, वो मकान कई मंजिलों के होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया है, लेकिन उसमें जो नीचे वाली मंजिल थी उसमें खिड़कियां नहीं रखते थे, क्योंकि बाहर से जाने वाले व्यक्ति को अंदर कुछ दिखाई ना दे। और मुख्य द्वार से आंतरिक भागों और आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता हो, यानी मुख्य द्वार से कोई आदमी गुजर रहा हो उसके बाहर से, तो उसको अंदर आंगन में कोई क्या कर रहा है वो उसको ना दिख सके। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श का स्नानागार भी था, यानी वहां पे बाथरूम बने हुए थे नहाने के लिए हर घर के अंदर, जिसकी जो फर्श थी वो ईंटों की बनी हुई थी, और उसकी जो नालियां हैं वो दीवार के साथ साथ जाती हुई और बाहर सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। उसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन भवनों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। हालांकि पूरे मोहनजोदड़ो क्षेत्र में 2 मंजिल के भवन नहीं मिले हैं, वो टूट गए होंगे, लेकिन सीढ़ियां मिली, और सीढ़ियां बताती हैं कि वो ऊपर की मंजिल जरूर रही होगी, और उनके अंदर खिड़की हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल से अगर बाहर से जाने वाला व्यक्ति खिड़कियों के द्वारा अंदर नहीं देख सकता। कई जो भवन ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा था कि कोई भवन है, अब उसका ये मुख्य द्वार है और यहीं पर एक कमरा भी है। इसी कमरे के अंदर कुआं भी होता था, क्योंकि अगर कोई जैसे राहगीर जा रहा है यहां से निकल करके, वो इधर से इस कुएं में से पानी पिया और वापस चला गया, अंदर क्या हो रहा है, अंदर कमरों में कोई क्या है, क्या कर रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं हो। कई भवनों के सबसे बाहरी कक्ष में जो प्रवेश द्वार पर होता था उसमें कुएं भी हैं, जो संभवतः राहगीरों के लिए प्रयुक्त किए जाते होंगे। इसके अलावा बच्चों, मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं, यानी वो ये बताते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में वहां पर कुएं थे। नया टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी समाज में अलग अलग स्तर के लोग रहते हैं और उनका स्तर निर्धारण कैसे किया जाए। अगर आज की बात करें, हमारे गांव में या शहर में, हम कहीं भी जहां भी रहते हैं, तो वहां पर कौन उच्च स्तर का आदमी है, कौन निम्न स्तर का है, कौन मध्यम स्तर का है, ये हम आसानी से पता लगा लेते हैं। उसके रहन सहन से, उसके मकान से, उसकी नौकरी से, उसके व्यवसाय से ये पता लग जाता है कि वो उच्च स्तरीय है या मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। लेकिन अगर पुराने समय की बात करें, यानी आज से जो 4000 पहले की सभ्यता है, जो उत्खनन से प्राप्त हुई है, उसके अंदर समाजों की भिन्नता का पता लगाना बहुत आसान काम नहीं है। पुराविज्ञानी इसके लिए कई विधियों का उपयोग करते हैं। इनमें से एक विधि है शवाधान विधि, यानी वो जो उनके शव होते थे उनका वो अंतिम क्रियाकर्म किस प्रकार से करते थे, शवों को वो किस प्रकार से दफनाते थे, इससे भी वो उन्होंने ये पता लगाया है कि समाज में लोगों के किस किस प्रकार के जीवन स्तर थे। शवादान, वो मरने के बाद में गर्तों में शवों को दबाते थे। अब जब गर्तों में दबाते थे तो वो गर्तें जो थीं
वो अलग अलग प्रकार की थी। गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ गर्तें ऐसी थी जो कच्ची होती थी, यानी मिट्टी की जैसी खुदाई करी उसमें दफना दिया, लेकिन कुछ गर्तें ऐसी होती थी जो ईंटों से उनकी चिनाई की गई हुई मिली है, क्योंकि कुछ गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है और ये ही इसकी सामाजिक भिन्नता को बताती थी। यानी एक कोई निम्न वर्ग का आदमी है, उसको साधारण रूप से दफना दिया गया, लेकिन अगर कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति है तो उसके लिए ईंटों की चिनाई करके और गर्त बनाई गई और उसके अंदर उसको दफनाया गया, जो कि सामाजिक भिन्नता को बताती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कब्र थी उनकी, उन कब्रों के अंदर मृदभांड मिले हैं, बहुत सारी कब्रों में आभूषण भी मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि वो मृत्युपरांत उनके काम आते होंगे। ऐसा माना गया है कि मरने के बाद में हो सकता है आत्मा वापस आती हो, मरने के बाद में किसी भी रूप में उस व्यक्ति के वो काम आती हो ये चीजें, इसलिए उनके पास में मृदभांड, आभूषण वगैरह उनके साथ ही दफनाए जाते थे। कुछ शवाधान जो कि पुरुषों के भी और महिलाओं के भी दोनों के ऐसे शवाधान मिले हैं जिनमें आभूषण मिले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मृतकों के कब्र मिली हैं जिनमें तांबे का जो दर्पण है, ये देखिए आपको एक तांबे का दर्पण इसमें बताया हुआ है, ये दर्पण उसकी कब्र के साथ साथ ही मिला है, उसको तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। 1980 के दशक में जब हड़प्पा के कुछ स्थलों को की खुदाई की गई तो वहां पर एक शव के साथ 3 छल्ले मिले, जैस्पर जो कि एक बहुत ही एक उपरत्न होता है वो मिला, उसके अलावा मनके भी मिले, सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला, यानी कई प्रकार के उसके साथ में, यानी वो एक विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा। इसके अलावा देखिए आप, एक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय मिस्र में भी सभ्यता थी, और मिस्र के जो बड़े बड़े पिरामिड हैं उन पिरामिडों के अंदर उनके राजाओं के, जिनको वो फराव बोलते थे, उनके शव मिले हैं, जो मम्मी में लिपटे हुए शव मिले हैं, और उनके पास भी आभूषण, जेवरात, कीमती वस्तुएं वो मिली हैं। यानी हो सकता है कि हमारे यहाँ वहाँ की परंपरा ये आई हो, जो कि हमारी मिस्र की और हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन होने को भी दर्शाती है। मिस्र में भी विशाल पिरामिडों में, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, राजकीय शवाधान बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिनमें धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। अब बच्चों बात करें हम दूसरा, यानी एक आपको मैंने तरीका बताया कि शवाधान वाला तरीका, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने का प्रथम तरीका था शवाधान, यानी शवों को वो किस प्रकार से दफनाते थे, उसमें भिन्नता से सामाजिक भिन्नता का पता लगता है। दूसरा तरीका इसके लिए है विलासिता की वस्तुओं के द्वारा पता लगाना। अब देखिए, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक वस्तु ऐसी जो हमारे रोजमर्रा के काम में आती हैं, जिनको उपयोगी वस्तुएं कहते हैं, वो कहीं भी मिल जाती हैं, हर बस्ती में मिलती हैं, हमारे रोज काम में आती हैं। दूसरी ऐसी वस्तुएं जो बहुत कम स्थानों पर मिलती हैं, बहुत कम लोगों के पास मिलती हैं, और वो प्रतिदिन की उपयोगी नहीं होती, लेकिन वो विलासिता की वस्तु होती है। पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरावस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वस्तुओं को 2 भागों में उन्होंने बांटा है, एक तो है उपयोगी वस्तुएं और एक है विलास की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं मैंने आपको बताया था वो हैं जो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं, और ये साधारण चीजों से, यानी पत्थर से, मिट्टी से, इनसे ही बनती हैं। अब वो रोज की चीजें क्या है, जैसे चक्कियां हैं, वो रोज काम में आने वाली हैं अनाज पीसने के लिए, मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, सुइयां हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोज उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, और ये वस्तुएं सभी बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती हैं। इसके अलावा विलास की वस्तुएं, ये वस्तुएं दुर्लभ होती हैं और महंगी होती हैं। ये स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थ से अथवा जटिल तकनीक से बनाई जाती हैं। यानी वो पदार्थ स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध होता है, अगर वो उपलब्ध होता तो चीज अपना आप ही सस्ती हो जाती, लेकिन वहां पर वो अनुपलब्ध होता है,
और ऐसे कुछ जटिल पदार्थ जो कई चीज़ों से मिल करके बनते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो विलास की वस्तुएं कहलाती हैं। अब विलास की वस्तुओं में देखिए, एक उसने उदाहरण दिया, फयांस से बने पात्र। ये फयांस नामक पदार्थ से बना हुआ पात्र है। फयांस क्या है? जो मिट्टी है, बालू मिट्टी है या घिसी हुई मिट्टी है या रेत है, उसके अंदर पहले रंग मिलाते थे वो, फिर उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे, रंग मिलाने के बाद में चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे, फिर इसका जो मिश्रण होता था इसको पकाते थे, गर्म करते थे कई बार, तब जाकर के ये फयांस नामक पदार्थ बनता था। और इस फयांस नामक पदार्थ से वो बर्तन बनाते थे, जिसका एक बर्तन ये है। ये जो फयांस के बर्तन थे, ये पात्र थे, ये ऐसा माना जाता है कि ये सुगंधित द्रव्यों को रखने के काम में लिए जाते होंगे। जो बहुत ही सुगंधित चीज़ें थीं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस पात्र में वो रखते थे। और ये जो बर्तन है, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी जो बड़ी बस्तियां हैं उन्हीं में मिले हैं। छोटी बस्तियां हैं जैसे कि कालीबंगा है राजस्थान में, वहां इस प्रकार का बर्तन बिल्कुल भी नहीं मिला है। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में ये बर्तन नहीं मिले हैं। इसके अलावा एक धातु सोने के बारे में भी बात करते हैं। सोना भी वहां मिला है, लेकिन सोना इस प्रकार से मिला है जैसे संचय के रूप में कहीं इकट्ठा करके रखा हुआ हो। यानी आज भी हम सोने को इकट्ठा करके कहीं गाड़ देते हैं, कहीं छुपा के रख देते हैं, ऐसे संचय किया हुआ सोना मिला है, जो ये बताता है कि सोना भी जो है उस समय बहुत दुर्लभ और कीमती धातु था। बच्चों, इस प्रकार हमने आज मोहनजोदड़ो, जो कि एक बहुत ही शानदार शहर था, उसके बारे में अध्ययन किया, जो हमारे पुराने वैभवशाली इतिहास को बताता है। इससे अगले वाले कक्षा में हम शिल्पकारी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय था, वहां से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।